चलो ये हमारा सर का ही रिवाइज़ करते हैं। मैं अभी लेक्चर ही देख रही हूँ, मैं पहले वो रिवाइज़ कर रही हूँ जो चैप्टर्स मुझे अच्छे से आते हैं। पहला फार्मूला है N1U1 इज़ इक्वल टू N2U2। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं साथ साथ में ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करती हूँ। अब ये N1U1 इज़ इक्वल टू N2U2 ऐसे करके है ना, N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है, मतलब वो डायमेंशन वाला। तो इसमें CGS बोला है, CGS में मुझे सेंटीमीटर बाय ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब ऐसा दे रखा है और यहाँ नंबर है 4। ये मुझे बराबर करना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। मुझे यहाँ n निकालना है, ठीक है। तो ये 10, 1, 2 और ये 3, 2 से 2 काट देंगे, 10 1/10 ना, तो इधर 40, ठीक है। ये 2011 में। अच्छा, अब डायमेंशनल फार्मूला, हमें ये पता है कि डायमेंशन प्लेन की और सॉलिड एंगल की क्या होती हैं। प्लेन और सॉलिड एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, और भी रेशोज़ जो होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, फिर हमारा स्ट्रेन जो होता है, और उसके बाद थीटा कोई भी एंगल हो, इन सब की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो यूनिट होती है, लेकिन यूनिट इन दोनों की तो रेडियन है मेरे ख्याल से। एक की स्टीरेडियन है, एक की रेडियन है। यूनिट बट नो डायमेंशन। द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की 0 डायमेंशन होती है, आर की होती है आर थीटा, और स्ट्रेन की नहीं होती। एंगुलर स्पीड ओमेगा की होती है 1/t। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन इज़ 0, एंगल इज़ अगेन 0। स्ट्रेस की होती है यार फोर्स अपॉन एरिया, और एंगल की 0, तो ये आंसर आएगा। ये पिछले साल का सवाल है, ठीक है। अब ये कोई भी अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी निकालना है तो उसको एनर्जी और फोर्स के उसमें डाल दो, यू विल गेट योर आंसर। तो एनर्जी और जी का पूछा है, E/G, तो एनर्जी को ऐसे लिख दो, mL²T-2, और G इज़ इक्वल टू FR2 डिवाइड बाई m², दैट इज़ m-2L2 और वो mLT-2। ये है जी का, विच इज़ m से ये कट के तो m-1 m-1L³ डिवाइड बाय m-1L²T-2, T-2 दिस एंड दिस, ये ऊपर जाके m² L0 T0। मैंने कोई गड़बड़ कर दिया कहीं पे? हाँ, आई थिंक वो L³ था। जी में L³ है वो यार, वो L³ है, तो L बच जाएगा L-1 T0, m2L-1 T0 m², हाँ ये रहा, ठीक है। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मैंने बता दिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ऐसे कोई और ये किसकी होती है डायमेंशन, और ये प्रेशर की भी होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और मेरे ख्याल से यही होती है यंग्स मॉडुलस की भी, सारे मॉडुलस की भी यही होती है, जितने भी मॉडुलस हैं हमारे पास। और ये तो हो गया mLT-2 डिवाइड बाय L² विच इज़ mL-1 T-2। मेरा 2020 में आया था। हाँ देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम यहाँ पे। तो अगर मुझसे पूछे कोई एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या है, मैं इतनी वो मुझे समझ है कि डेंसिटी मतलब जो भी नंबर है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाए एनर्जी की कितनी होती है, mL2T-2, ये होता है एनर्जी। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ L-3 से, तो ये हो जाएगा mL-1 T-2। ये आ गई आपकी एनर्जी डेंसिटी की। आपको याद होगा सेम कुछ ऐसी हमने भी पीछे भी, चलो उसको छोड़ो। और प्रेशर की क्या होती है, प्रेशर की होती है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज mL-T-2 डिवाइड बाय L² विच इज़ mL-1 T-2, मतलब यही होती है प्रेशर की भी यूनिट। जब प्रेशर की यही है तो सारे के सारे मॉडुलस की यही होगी, तो हमारा जो स्ट्रेस है उसकी भी यही होगी। तो हमें इतनी सारी चीज़ें पता चल गई इससे कि एनर्जी डेंसिटी मॉडुलस के बराबर होती है, प्रेशर के बराबर होती है। और एक दो और फार्मूले हैं जो 12th में हैं, 1/2 E0 E², ये भी एनर्जी डेंसिटी की तरह है, और B² अपॉन 2 μ0,
ठीक है। तो ये इस पे तो भाई लेजिट क्वेश्चन आते हैं नीट में इस वाले पे, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर और दूसरा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो अब आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल ये पूछा है कि हाफ ई स्क्वायर ई नॉट, देखो मैंने बोला ना ई नॉट यहाँ पे फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ओके, हाफ ई स्क्वायर ई नॉट, तो दिमाग में आना चाहिए एनर्जी डेंसिटी m1l-1 t-2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको अगर आप वैसे भी सॉल्व करना चाहो 1/E0 E², अगर इंसान को सब भूल गया है और बस इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा थोड़ा सा याद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू, एफ है ना, तो F² अपॉन Q² इज इक्वल टू E0, हाफ को निकाल दो अभी, उसका कोई मतलब नहीं है। और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो ये तो याद होगा कम से कम फोर्स का फॉर्मूला, विच ग्रेविटी, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1 Q2) डिवाइड बाय R²। K क्या होता है यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 4 का कोई काम नहीं है, तो क्या होता है, फोर्स क्या होती है Q1 Q2 डिवाइड बाय, मैं ऐसे ही मतलब अगर एग्जाम में इंसान सब कुछ भूल जाए तो कैसे सॉल्व करना है वो बता रही हूँ, वैसे तो वी नो हाउ टू सॉल्व इट। तो E0 का अगर निकालना हो तो E0 हो जाएगा Q², बस ऐसे वो करने के लिए F/R², ठीक है, Q² F/R², और मुझे बोला है E0 E² का, और एनर्जी को लिख लो, वर्क वो एनर्जी का भी तो होता है ना, वर्क काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है, तो काइंड ऑफ एनर्जी का भी होता है, तो उसको mv लिख लो, फोर्स को mv², हाँ mv² लिख लो फोर्स को, ठीक है mv² लिख लो, तो इसको mv² लिख लो। तो E0 एनर्जी है ना, तो एनर्जी को mv² लिखो, फोर्स को नहीं, पागल, एनर्जी को लिखना है। E0 E² बोला ना उसने, ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैं क्या एनर्जी कर रही हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय Q² डिवाइड बाय F इंटू R²। यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे बेसिक नॉलेज से, ठीक है। F को F से काट दिया, इसको इससे काट दिया, क्या बच गया आपके पास, Q डिवाइड बाय T²। बट यहाँ पे आंसर Q की टर्म्स में है नहीं, तो फिर आप अटक जाओगे। बट हाँ, Q इज इक्वल टू एन ई चार्ज होता है, चार्ज के टर्म्स में भी आंसर नहीं है, तो फंसो ही मत, इजी सी बात है इसकी टर्म्स में। पर हाँ, इससे भी निकाल ही सकते थे कि T आपका स्क्वायर में -2 में आएगा, तो बट फंसना ही क्यों है इस चक्कर में, जो कुछ भी मत करो, रट्टा लगाओ। 1/E0 E² इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी प्रेशर के बराबर होती है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है, प्रेशर के बराबर होती है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है हमारा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया विच इज़ इक्वल टू ml-1 t-2, ml-1 t-2। चलो अगले पे आते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज़ करके। E इज़ इक्वल टू hf इज़ इक्वल टू hc बाय लेमडा, ठीक है। उसके बाद हाँ, मतलब यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, ओके। mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2π, 2π को हटा दो, ये तो mvr भी ये इसके बराबर भी है, तो इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस लाइक दिस, ओके। ये इस पे तो पक्का हर साल सवाल आता है। r इज इक्वल टू WL इज इक्वल टू 1/WC, W इज हेयर एंगुलर वेलोसिटी, R इज इक्वल टू ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc। तो इससे आप टाइम का कांस्टेंट निकालोगे, पता कैसे निकालोगे, ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो 2π को हटा दो, ओमेगा क्या है 1/t, तो L डिवाइड बाई T इज़ R एंड देन T/c इज़ ऑल्सो R। सो अगर RC पूछा है तो टाइम कांस्टेंट होता है, और अगर L/R पूछा है तो भी टाइम कांस्टेंट होता है। सो RC इज़ इक्वल टू L/R, ठीक है। तो ऐसे यू कैन सॉल्व इट। उसके लिए यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस वन फार्मूला विच इज़ दैट वन फार्मूला, R इज इक्वल टू ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc, R इज इक्वल टू ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc। इससे आपका आगे भी इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का या उसका कोई भी क्वेश्चन निकल जाएगा, और इसका भी निकल जाएगा। R इज इक्वल टू ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc, R इज इक्वल टू ओमेगा L/1 इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें मुझसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वो पूछा है, तो F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये तो सबको पता है, उल्टा कर दो, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर। ठीक है, मास इधर इसका क्या होता है, एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, ये हो जाएगा m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, m माइनस वन एल स्क्वायर। ओके, अब इसने मुझसे दो फार्मूले और पूछे हैं। टॉक का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, चेंज इन मोमेंटम का कोई एम वी होगा कुछ ऐसा, इम्पल्स होता है ना चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ, वो भूल गए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट वो इम्पल्स, हाँ यही तो होती है, एफ इज इक्वल टू, यही तो होती है फोर्स डी पी बाई डी टी, विच इज़ एम ए और ए टी। नो आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट, एम वी बाई टी इज इक्वल टू एम ए, यही तो हुआ। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, इम्पल्स क्या है, ये इम्पल्स के बराबर, तो अगर इम्पल्स पूछेगा तो ऐसे निकालना है। ठीक है, अब ये है एक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी, तीन फिजिकल क्वांटिटी को एक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में देना। तो इसने कहा या तो फॉर्मूला का यूज़ करो या मास और लेंथ को कैंसिल करो। मैं कहती हूँ बिल्कुल अलग करो। जैसे इसमें मुझे एनर्जी का निकालना है, एनर्जी का कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें फोर्स भी आए, एक्सेलेरेशन भी आए, टाइम भी आए। तो आपको ये तो पता है, वर्क डन इज इक्वल टू, मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ एस कॉस थीटा का कुछ नहीं, डायमेंशन लेस है तो एफ और एस, और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इसको एफ एल लिख दूँ, मतलब एम एल टी माइनस वन का एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसको मैं लिख दूँ फोर्स इंटू लेंथ। ठीक है, तो मतलब फोर्स तो मेरे पास अभी मेरे को पता नहीं है, तो इसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास फोर्स, लेंथ और टाइम तीनों चीज़ें रहे, मतलब ये आ जाए मेरे पास। और फिलहाल मैं इधर क्या एरिया और टाइम का के साथ क्या करूँ कि मुझे आंसर में ये मिल जाए। तो मुझे कुछ नहीं करना है, पहले मुझे देखना है कि मुझे यही चाहिए ना, एम एल स्क्वायर, मुझे चाहिए एम एल टी माइनस टू। तो मेरे को इस एल को कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि ये एल बचा रह जाए, और मेरे को टाइम नहीं चाहिए। तो मैं एक्सेलेरेशन को कोशिश करूँगी एल बाई टी की टर्म्स में डालने का। एल बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूँ, मतलब लेट मी सॉल्व इट, अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, और मेरे पास टी बचना नहीं चाहिए, तो मतलब मुझे टी का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगर इसको मैं नीचे रख रही तो मुझे टी को ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। और इसको भी पॉजिटिव लूँ और इसका भी पॉजिटिव लूँ तो ये तो कट जाएगा, पर मेरे पास जो एल है फिर वो एल क्यूब बन जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ एफ ए टी ए बी सी कुछ ऐसा करने का कि क्या होगा, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एम एनर्जी एम वी एम एल टी माइनस टू इसके टर्म्स में। वैसे जो एक्चुअल तरीका है सॉल्व करने का वो है एम एल टी माइनस टू ए एल टी माइनस टू बी टी और है सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी को क्या रखोगे, तो ए जो अब देखो जो ए है वो तो आपका पक्का वन ही होना चाहिए क्योंकि एम और किसी में नहीं है, तो ए प्लस बी टू होना चाहिए, ए प्लस बी टू होना चाहिए, तो बी भी आपका क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, उसके बाद सी जो है वो है माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो ये दोनों तो ये हो गया माइनस फोर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इज टू। तो इसका आंसर आएगा एफ ए टी स्क्वायर। अब जैसे ये देखो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट को क्या करूँगी मैं कि मुझको लेंथ मिल जाए, मुझे यहाँ पे सिर्फ लेंथ चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट का एम वी आर करके कर लो, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास सिर्फ एल बच जाए। इसको अगर मैं रखूँ ई और सी जो कि है एल टी माइनस वन, इसको रखूँ बी, और उसके बाद ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो कि है एम आर एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू एम एल माइनस वन डिवाइड बाई एम माइनस वन एल 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 स्क्वायर एल टी एल क्यूब।
अब मुझे क्या करना है, मुझे a माइनस सी को ज़ीरो प्रूव करना है। तो मतलब a जो है वो c के बराबर होगा, तो a और c जो है ये दोनों बराबर बराबर होंगे। अब बराबर बराबर है तो मतलब पक्का पक्का मल्टीप्लाई होंगे, मतलब h जो तो है वो g के साथ हो तो मल्टीप्लाई ही रहा है, तो ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। ठीक है, मुझे a और c दोनों की वैल्यू पता चल गई है। तो मैं एक काम करती हूँ, अब मुझे देखना है कि मुझे b की वैल्यू निकालनी है। b मेरे को असल में क्या चाहिए, 1। तो लेट्स सॉल्व इट। मुझे बेसिकली l चाहिए ना, तो 2a प्लस b प्लस 3c इज़ इक्वल टू हाउ मैनी, इज़ इक्वल टू 1। सो ये और ये तो सेम है, तो मैं a की जगह क्या c रख सकती हूँ। तो 6c प्लस b इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1 माइनस 6c। और यहाँ तो दोनों रूट में है, मतलब h की पावर भी 1/2 होगी और g की पावर भी 1/2 होगी, तो ये दोनों हो गए 1/2। और अगर मैं यहाँ पे ये रख दूँ तो 1 माइनस रूट में 6, नहीं 6 इंटू 1/2 3, b जो है वो स्क्वायर होगा। -2, मतलब b जो है वो नीचे जाएगा। अब नीचे कितना जाएगा वो मेन बात है। ए भी हो गया, सी भी हो गया। -3/2 आंसर आएगा। अब मुझे ये सवाल 1 मिनट में सॉल्व करना है। ओके 1748 और लेट्स डू इट। एफ वी टी की टर्म्स में मुझे मास को कंजर्व मास करना है, तो m1 इज़ इक्वल टू mLT माइनस 2 LT माइनस 1 T1। तो a जो है वो तो सीधा सीधा 1 आ गया, और b जो है वो है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। 1 प्लस b जो है वो -1 आ गया। c क्या है, -2a माइनस 2b प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये 1 है -2, ये हो गया +2, ये कट गए, प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो f और v जो है वो -1, f(v) -1। अब टाइम का क्या करना है, टाइम मुझे चाहिए ही नहीं। ऊपर कितना है, t-2, मतलब यहाँ t स्क्वायर है और ये उसमें है ना -1 में, तो अगर LT नीचे ऊपर, LT अब ऊपर चल जाएगा, L यहाँ t-1 ऊपर, तो मतलब ये भी t नीचे। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ये कट जाए। ऐसे आएगा t, तो इधर ऊपर कर दूँ तो c जो है मुझे 1 लिखना है, तो f(v) -1 T1, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। अब
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये दो ऐड हो रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू बी प्लस ई डी, दिस इज ई प्लस, है ना, ऐसा ऐसा करके, तो डी बाई ई इज इक्वल टू डी बाई एफ है ये सब। वेलोसिटी किसी पार्टिकल की ये है, तो बताओ ए बी और सी की डायमेंशंस क्या होंगी। तो ए टी जो है वो वेलोसिटी के बराबर है, विच इज़ एल टी माइनस वन, एल डिवाइडेड बाई टी। तो ये हो जाएगा एल, व्हाट इज एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू टी, एल बाई टी। ए की डायमेंशन तो होगी भाई एल टी माइनस टू। b by t is equal to at, which is lt square lt minus 1 into t l। ये 2024 का सवाल है, देखते हैं हमसे 1 मिनट में बन पाता है कि नहीं बन पाता। ओके भाई, 15 हो रहे हैं। मुझे क्या निकालना है, द फैक्टर विच इज अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट क्या है। द फैक्टर फोर्स इज इक्वल टू दिस गिवन, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस मतलब मुझे ऐसा करना है कि जो वो नंबर है वो डायमेंशनलेस हो जाए, ठीक है। तो जो भी करना है मुझे पहले तो अल्फ़ा ही रखना है ना। अगर हम इस ऑप्शन को छोड़ दें, पहला ऑप्शन क्या है, एफ़ डिवाइड बाई टी स्क्वायर, एफ़ डिवाइड बाई टी स्क्वायर और टी का क्या 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 खेल करूँ, एफ़ बाई टी तो है ना ये, तो मैं इसको उल्टा कर दूँ, अगर अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा कर दूँ तो यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ एफ़ आ जाएगा, एफ़ से एफ़, इससे एक टी बच जाएगा, उसको टी से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो अल्फ़ा टी डिवाइड बाई बीटा, ये रहो। ओके, अब हमें ये सवाल पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिक मतलब वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, सराउंडिंग की वजह से आ रहा है। रीज़न आपको नहीं पता, लेकिन इसको हम ठीक नहीं कर सकते। रैंडम एरर जो इंसान की गलती से आ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन रिड्यूस दिस। तो सवाल है कि अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन टेम्परेचर और वोल्टेज में आ रही हैं। अनप्रेडिक्टेबल मतलब हमें पता नहीं है। टेम्परेचर में तो हमें नहीं पता चलेगा सही में, और वोल्टेज की सप्लाई में तो हम पता कर सकते हैं। तो इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ एरर इट इज़। देख, टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसका तो मेरा कोई कसूर नहीं है, वोल्टेज की सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है। आई थिंक इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर, बट आई विल मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन। मतलब ये मुझसे नहीं बना तो मैं इसको सर का सुनूंगी। टाइप ऑफ एरर किस टाइप के होते हैं। अब देखो, जैसे ये चीज़ है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू ए आगे डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस बी आगे डेल्टा वाई बाई वाई प्लस जेड सी आगे डेल्टा जेड बाई जेड। देखो यही है ना मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विच इज़
2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। दिस इज़ 12, ये 13 और ये 14 और ये 15 और 16 बचा। हाँ, अब एरर का क्या होता है, जो ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कुछ ऐसी होती है कि जो ट्रू वैल्यू होती है ना वो निकलती है एक तो होती है मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू पता होती है सबको, एक जो हमने मेजर करी वो ऐसे निकालते हैं। अब इसका मीन कैसे निकालते हैं, तो जितनी भी हमारे पास वो हैं वो सब ले लेते हैं और नीचे लिख देते हैं नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। जो वैल्यू आए उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू जो भी मानना है उसको मान लेते हैं। और ट्रू वैल्यू में एरर कैसे आता है, सारे एरर को लेते हैं और जितने नंबर ऑफ़ एरर है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो, ये ट्रू वैल्यू और ये एरर का मीन और वो उसका वो। तो हमारे पास ये कुछ हैं और परसेंटेज रिलेटिव एरर। हाँ, तो कितने हम 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, 1 25 1 24, इनको ये पे कर लेते हैं ना, 942 प्लस 2.49 प्लस 1.27, ये 16 और 9 16 4 वो और 9 वो 25, 5 2 कैरी 2 3 4 5 6 7 7.5 डिवाइड बाय 4 विच इज़ 0.15। और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 15%, अप्रॉक्सीमेटली 16%। एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाँ, अब ये आता है हमारा प्रेसिजन और एक्यूरेशन का केस। ये कहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर बेसिकली। तो क्या होता है कि एक में हम लेते हैं डेसिमल के आगे कितने डिजिट है उसको समझ के, और एक में हम लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मेरे ख्याल से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लेते हैं कि ये जो वैल्यू है इसके डेसिमल के बाद जितने मिनिमम नंबर हो हमें रिजल्ट में उतने ही लाने हैं, और सिग्निफिकेंट वैल्यू हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। हाँ, मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसमें मिनिमम डिस्टेंस प्लेस। अब मुझे बोला है एरिया इज़ व्हाट, एल स्क्वायर है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं अपना, एक तो होता है ना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेना पड़ेगा मुझे। ओके, तो इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें है 2 मिनिमम है 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में तो यही आंसर है। टेकिंग अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 और इसमें 2। अब इसमें मैं देखूँगी डेसिमल के बाद मिनिमम 2 पॉइंट है तो मैं 2 ही पॉइंट लूँगी डेसिमल के बाद, विच इज़ दिस। हाँ, अब आ जाते हैं हम लीस्ट काउंट पे। लीस्ट काउंट के बाद मेरे ख्याल से ये चैप्टर ख़त्म ही है। हाँ, बस 2 आखिरी स्लाइड्स रह गई हैं। गिव मी अ मिनट गाइस, आई एम कमिंग बैक। अब हमारे पास बच गए हैं 2 इंस्ट्रूमेंट्स, एक है स्क्रू गाज और दूसरा है वर्नियर कैलिपर। दोनों में से किसी एक पे 100% सवाल आता ही आता है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले मैं स्क्रू गॉज सॉल्व करना चाहूँगी। स्क्रू गॉज में क्या होता है, ऐसे यहाँ पे इनर वो होता है, मतलब जो भी होता है वैसे अभी छोड़ दो। मेन स्केल होता है वो एक डेप्थ मेजर करने के लिए इधर होता है, नीचे ऐसे कुछ मेजर करने के लिए चीज़ें होती हैं उसके अंदर। उसके पास एक मेन स्केल डिवीजन नहीं, मैं पहले वर्नियर कैलिपर कहती हूँ, वर्नियर कैलिपर दिमाग में रखेगा। एक मेन स्केल होता है और एक उसमें वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल डिवीजन होती हैं और कुछ वर्नियर स्केल डिवीजन होती हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये ढूंढते हैं कि कितनी मेन स्केल डिवीजन कितने वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर हम ये लेते हैं वर्नियर स्केल लेते हैं तो हमारा 0 एरर 0.1 mm तक हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमें इससे भी प्रिसाइज जाना है हम 0.01 mm तक जा सकते हैं स्क्रू गॉज में, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। इसका लीस्ट काउंट यूजुअली इतना आता है। तो इसका हम देखते हैं पहले कि कितनी मेन स्केल रीडिंग कितने वर्नियर स्केल रीडिंग के वर्नियर स्केल डिवीजन या रीडिंग के साथ जो है वो कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। तो यूजुअली आता है कि 9 VSD इज इक्वल टू 10 MSD। तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हम देखते हैं कि 1 VSD इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 9 MSD। नहीं गलत कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया बेसिकली। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 MSD के बराबर होता है। तो हम इसमें लिखते हैं कि 1 VSD इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10 MSD विच इज़ 0.9 MSD। अब हमें ये पता है कि वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन का रिलेशन क्या है। तो हम इधर फिर डालते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है
कितनी मेन स्केल डिवीजन, जब हम मेन स्केल को वर्नियर स्केल के साथ वो देखें तो जो एरिया बच गया वो क्या है, लीस्ट काउंट, इनको है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि बड़ा कौन है, मेन स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, मतलब मेन स्केल डिवीजन से रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल अगर हमारे पास ऐसा मान लो कि मेन स्केल को 1 मान लिया, तो 1 मेन स्केल, 1 मेन स्केल को जब आपने उस पर, तो -1 मेन स्केल रीडिंग -1 वर्नियर स्केल रीडिंग, और 1 वर्नियर स्केल की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ निकाली होती है, तो हम लिखते हैं 1 MST माइनस 0.9 MST, जो कि आता है 0.1 MST के बराबर। और वो इसको हम mm में कन्वर्ट कर देते हैं फिर, ठीक है। और मतलब मेरे ख्याल से बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसमें। और एक तो इसमें ये फॉर्मूला आ गया लीस्ट काउंट का, और फिर हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं इसमें, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है। हम देखते हैं कि मेन स्केल में रीडिंग कितनी है, प्लस जो हमारा क्या कहते हैं वो एक्स्ट्रा जो एडिशनल रीडिंग है कौन सी, वर्नियर स्केल की जो भी एक्स्ट्रा रीडिंग है, एक यहाँ पे नंबर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो फिर जो हमारी वैल्यू आती है ये वैल्यू आती है। फिर इसमें एक होता है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, दूसरा होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव का वो मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, बट मेरे को पता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और ज़ीरो एरर हमेशा इसमें से माइनस होता है। तो ये जो वैल्यू है इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है, और फिर माइनस करना है इसमें से ज़ीरो एरर को, हमेशा माइनस करना है, और ज़ीरो एरर को हमेशा नंबर के साथ रखना है। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे इस पूरी वैल्यू को, जब हम MSR में ऐड करेंगे तो हमारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो है आपका स्क्रू गॉज। इसके अगले पेज पे होगा वर्नियर कैलिपर। देखो इसमें देखो लीस्ट काउंट क्या है, 1 MST माइनस 1 VST। 1 VST की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। रीडिंग क्या है, MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट प्लस ज़ीरो एरर। मैं माइनस ज़ीरो एरर होता है, आई थिंक, पता नहीं, मैं माइनस करके ही पढ़ा मैंने। पिछले 2 साल से वर्नियर कैलिपर आ रहा है, उससे पहले जो है वो स्क्रू गॉज आता था। तो एक बार वर्नियर कैलिपर का मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँगी, जो अभी पिछले साल आया था आई थिंक ये क्वेश्चन। तो इधर लिखा है कि इन अ वर्नियर n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n मेन स्केल। तो ये मुझे ये कहना चाह रहा है कि n+1 VSD इज इक्वल टू n MST। तो VSD तो मैंने बोला ना, इसको नीचे लेके चले जाओ, तो 1 VSD इज इक्वल टू n/n+1 MST। अब 1 MSD माइनस VSD होता है, तो इधर लिखना है MST 1 MST माइनस n डिवाइड बाय n+1 MST। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा n+1 माइनस n डिवाइड बाय n+1 MST, ठीक है। और इधर बोला है कि 1 MST मतलब 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, कीप दिस इन योर माइंड, इट इज़ नैनोमीटर। तो नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। तो 1 MST इज इक्वल, हमें आंसर निकालना है सेंटीमीटर में। तो अब सेंटीमीटर में निकालना है, दिया नैनोमीटर में है, तो कैसे निकालोगे? मेरे ख्याल से वैसे ये mm होना चाहिए था, नैनोमीटर नहीं है ये, मुझे लगता है हाँ कि इसकी गलती है, बट हाँ तो mm में, और आंसर सेंटीमीटर में निकालना है। तो 1 mm इज इक्वल टू 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो इधर MSD को 1 MSD 0.1 mm इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो 1 mm जो है वो इसके बराबर, तो ये 0.1 mm सेंटीमीटर हो गया। तो इधर ये माइनस माइनस, तो 1/n+1 MSD आंसर होना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 और सेंटीमीटर लिख देंगे, 1 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 n+1 सेंटीमीटर। नहीं 0.01 ना, तो 0.01 तो 100 होता है, 100, यह आएगा 1/100 n+1। मुझे ना एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि मैं सही भी कर रही हूँ कि नहीं कर रही। वैसे ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है यहाँ पे, तो ऐसे ही होता है। और ज़ीरो एरर जो है वो, यार ज़ीरो एरर का मुझे लगता है मुझे पढ़ना पड़ेगा, बट मैं देखती हूँ एक बार, गिव मी अ मिनट, मैं ना एक बार MR सर का लेक्चर साथ में आंसर चेक कर लूँ। तो चलो सेंटीमीटर का क्यूब, क्यों? क्योंकि डेंसिटी है, मास बटा लेंथ का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 10 का पावर 3 है, n2 × 100 डिवाइड, कई बार लगा चुके, लगा लेंगे। अच्छा तुमसे अगर पूछे कि ग्राम कैसे बनेगा, तो या तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें किसी भी। हाँ तो चलो, अब एक सर ने यहाँ पे एक पेज ऐड करके ना सारे फॉर्मूला के आंसर्स लिख देते हैं, तो रुक जाओ। ये हमने एक पेज ऐड करा है, और यहाँ पे सर ने फोर्स के सब फॉर्मूलाज लिख रखे हैं।
हम भी कोशिश करते हैं हमको जितने फार्मूलाज आते हैं उतने फार्मूलाज हम लिख देंगे बैठ, ठीक है। तो फोर्स के सारे फार्मूलाज लिखने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले F इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, F इज़ इक्वल टू dp/dt, F इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, F इज़ इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, F इज़ इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, F इज़ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वही k1 q2 बाय आर स्क्वायर। F इज़ इक्वल टू q इंटू ई, F इज़ इक्वल टू q इंटू वी इंटू मतलब q v इंटू b, ठीक है। नहीं यार, आई थिंक हमें थोड़े से गलत ठानते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरे को लग रहा है ये गलत है मेरा, बट हाँ, F इज़ इक्वल टू BIL। मैं थोड़ा सस्पिशियस हूँ इसके बारे में देखने को, तो अब देखते हैं। हाँ, एक और वो KX वाला, F इज़ इक्वल टू KX हो गया। सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन एफ एम जी होता है, एफ न्यू जी होता है, न्यू एम जी होता है। तो यही होते हैं फोर्स के तो यार। एक बार ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जो हमसे छूट गए हैं। हम उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में सोचो जी कहां आता है, तो F के फॉर्मूले में आता है G m के स्क्वायर RT में आता है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर q। तो ये सारे फोर्स के फॉर्मूलाज हैं। QVV परमिएबिलिटी फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्मूले से देखेंगे। तो कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी पूछ ले, कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी पूछ ले, तुम फोर्स पर एनर्जी से लिख करो। जैसे देखो स्प्रिंग कांस्टेंट F बराबर k, जब के डायमेंशन आ जाएगा फोर्स पर यूनिट करके। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F बराबर g m * y स्क्वायर डायमेंशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर q यहाँ से डायमेंशन मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड F बराबर k यहाँ से डायमेंशन मिल जाएगा। परमिएबिलिटी F बराबर q स्क्वायर 4 एप्सिलॉन r स्क्वायर डायमेंशन लेगा, एप्सिलॉन को उधर लेगा, फोर्स को नीचे डायमेंशन मिल जाएगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F बराबर 6 pi r/dt यहाँ से डायमेंशन मिल जाएगा। हाँ, ये रह गया ना विस्कस फोर्स का रह गया। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर, और ये टर्मिनल वेलोसिटी। और ये एक क्वेश्चन और रह गया परमिएटिविटी का। तो जो F होता है ना, ये F होता है I1 I2, F इज़ I1 I2, ये परमिएटिविटी डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये A, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A हो गया। टू पाई A, और परमिएटिविटी का फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है F डिवाइडेड बाय 2i स्क्वायर ना, हाँ, F डिवाइडेड बाय I स्क्वायर। तो ये याद कर लो, F इज़ इक्वल टू, इस पे 2023 में सवाल भी आया था एक, F इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई। इनसे सिर्फ इसका नहीं समझा होता था। हाँ, यंग्स मॉडुलस का भी तो होता है वो, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन ना, और मॉडुलस बीच में, तो F डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस डेल्टा L बाय L। तो ये देखो, ये हैं सारे फोर्स के फॉर्मूले। अब यहीं पे हम एक एनर्जी का फॉर्मूला भी देखते हैं। तो अगर मैं इस पेज को डुप्लीकेट करूँ, चलो, अरे यार छोड़ो, ठीक है। और अब मैं एनर्जी के फॉर्मूला लिखूँ। चलो, अब मैं एनर्जी के फार्मूलाज लिखना शुरू करती हूँ। एनर्जी को हम लिखते हैं 3/2 kBT, दिस इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट BT। फिर PV इज़ इक्वल टू nRT, PV इज़ इक्वल टू nRT,
पी और वी, प्रेशर और ये वर्क डन क्या होता है मतलब केमिस्ट्री में, वेर दैट इज़ प्रेशर माइनस पी डेल्टा वी, तो वर्क डन वही तो एनर्जी होता है ना, तो ये एनर्जी भी हो जाता है, इज इक्वल टू एनर्जी एज वेल। फिर H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, H इज़ इक्वल टू वॉट, आई स्क्वायर आर टी, तो H इज़ वॉट, हीट इज़ वॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एज वेल। उसके बाद एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एम जी एच, वर्क डन का वो भी तो एनर्जी होता है विच इज़ एफ एस। एनर्जी इज़ इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ जाती है। इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू व्हाट वी कॉल इट, एनर्जी पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या था यार वो अपना, पावर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी ना, हाँ, तो दैट इज़ पावर पर यूनिट एरिया, दैट इज़ एनर्जी बाय टाइम इज़ पावर ना, नहीं, एनर्जी बाय एरिया इज़ पावर, पावर इज़ एनर्जी बाय टाइम, रेट ऑफ एनर्जी इज़ पावर, हाँ, एक वो भी होता है Q इज़ इक्वल टू सी वी, तो इससे भी निकाल सकते हैं, V इज़ इक्वल F इज़ इक्वल टू क्यू ई, बी से भी निकाल सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसको होता अलग चला गया। फिर होता है एक एनर्जी होता है, कैपेसिटेंस होता है Q स्क्वायर बाई ई, एनर्जी डेंसिटी का मुझे पता है, एक हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। अच्छा, Q के दो फार्मूले होते हैं, एक ML होता है, एक MS डेल्टा T होता है, ठीक है, ML MS डेल्टा T। उसके बाद dQ बाई dt जो हमारा क्या कहते हैं, dQ बाई dt वो होता है KAT बाई L, ये कांस्टेंट है AT बाई L। फिर उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारा K होता है वो होता है Q बाई T KL, वो जो हम यहाँ से निकालते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग मास इनटू पोटेंशियल और मास, क्योंकि हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। EMF V इज़ इक्वल टू U अपॉन Q, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, पावर अपॉन एरिया होता है, तो पावर तो हो गया, एनर्जी इनटू टाइम डिवाइड बाय एरिया, E इज़ इक्वल टू H, F इज़ इक्वल टू HC बाय लेमडा, और Q डेल्टा V भी एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय L हाफ एल बराबर क्या आ जाएगा, L बराबर आ हाँ, जाएगा, ये सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, इससे बहुत सारे फॉर्मूला निकल जाते हैं। एनर्जी टाइम L माइनस 2 करंट स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा फिर रिलेटिव डायमेंशन होता है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का यूनिट है, वेरी इंस्टेंट अगेन बट डज नॉट हैव डायमेंशन। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ये समझ में आया कि नेक्स्ट देखो, प्लेन का डायमेंशन होता है r थीटा, चलिए होता है, e का पावर x डायमेंशन होता है, और इनटू सॉरी f होता है ml की माइनस का डायमेंशन, फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम, नेक्स्ट लेवल का मास यूज होगा, तो क्या अब g का डायमेंशन तो हमें पता है, जब लेंथ के बारे में अब ऊपर तो दी है डिवीजन E और F इक्वल हो, क्यों? क्योंकि E और F को जोड़ा है, कहां जोड़ा है, पर इसका डायमेंशन। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ अल्फा बीटा which arise due to unpredictable fluctuation in the temperature and voltage supply R। रैंडम एरर की वैल्यू और फ्लक्चुएट करते हैं, इसको कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब रैंडम रीजन की वजह से आता है। चलो, अब मैं एरर पे मैंने थोड़ा सा डाउट मार्क करा था ना अपना, तो मैं एरर पढ़ लेती हूँ एक बार सर से, सर क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में बोल के। एक मिनट यार, एरर की वैल्यू और n के बीच में एरर होगा, लेकिन सिस्टमैटिक एरर जिसका रीजन हमें नहीं पता है, वो इंक्रीज रीजन सिस्टमैटिक में रीजन होगा कि नहीं, the error is the result which arises due to unpredictable fluctuation in the temperature and voltage supply R। रैंडम एरर हमें रीजन नहीं पता है, सॉरी अनप्रेडिक्टेबल रीजन नहीं पता है, तो रैंडम एरर रीजन पता है तो सिस्टमैटिक, जैसे जीरो एरर ये सिस्टमैटिक एरर, लिस्ट फॉर्म एरर सिस्टमैटिक एरर, बात समझ में आ रहा है, चलिए मतलब रीजन नहीं पता है तो रैंडम एरर फ्लक्चुएशन इन द टेंपरेचर एंड वोल्टेज सप्लाई R। रैंडम एरर हमें रीजन नहीं पता है, सॉरी अनप्रेडिक्टेबल मतलब रीजन नहीं पता है, तो रैंडम एरर रीजन पता है तो सिस्टमैटिक, जैसे जीरो एरर ये सिस्टमैटिक एरर, लिस्ट फॉर्म एरर सिस्टमैटिक एरर, बात समझ में आ रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं समझ चुकी हूँ, सर ने जो समझाया, उन्होंने ये बोला कि रीज़न जिसका पता होता है वो होता है सिस्टमैटिक, जिसका रीज़न हमें पता है। इट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल, इट कैन बी पर्सनल और लीस्ट काउंट और ज़ीरो एरर।
ये जो है इनका रीज़न तो पता है ना कि क्यों है, इसको कम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये रहेगा जितना है उतना। ये है रैंडम एरर, इसका रीज़न नहीं पता। तो हमें यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में बोला है अनप्रडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, मतलब रीज़न अननोन है। अगर रीज़न अननोन है तो कुछ मत करो, रीज़न अननोन आर रैंडम एरर लगा दो। चलो अब ये वाला तो हो गया, इसका मैं आंसर देखूँ सही है कि नहीं। लव मैरिज के लिए पेरेंट्स भाई मानेंगे? एक तो ये या ऐड नहीं? वालों ने दिमाग खराब सस्पेंस कर खत्म रखा है। करिए। जानिए आपके बॉयफ्रेंड से आपकी स्क्वायर कोई कांस्टेंट होता तो कोई मोड है तो हाफ डेल्टा लगेगा, रूट के तो हाफ डेल्टा लगेगी, नीचे भी हो तो भी प्लस, और इसको उधर ले जाओ तो उधर जाके ऐड होगा, इसको उधर ले जाओ तो ऐड होगा, क्योंकि हम एरर की बात कर रहे हैं और एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसीलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। बात समझ में आया? तो जल्दी बता दो। अब b by b प्लस 1 by 3 4 की 12 16% आ रहा है। 16 ठीक लेंगे तो ट्रू वैल्यू xt माइनस x3 तीसरे कैलकुलेट करना है, और ट्रू वैल्यू तो पता नहीं, ट्रू वैल्यू तो पता नहीं, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 इस पांचों को जोड़ और 5 से डिवाइड करके आप मीन लेंगे तो ट्रू वैल्यू। ये जो x1 x2 x3 x4 x5 ये है इस सारी के, इसको जोड़ के 5 से डिवाइड करोगे, ये जो मीन है, मीन को ही आप ट्रू वैल्यू करोगे। अच्छा चलो 2 आ गया। अब आप एब्सोल्यूट एरर निकालोगे डेल्टा x1, ये जो आपने 2 निकाला है सबका जोड़ के 5 से डिवाइड करके 2 निकाला, उसमें से पहला रेटिंग निकालो, मॉड ले लो या एब्सोल्यूट एरर पहले का, ये दूसरे का एब्सोल्यूट एरर रहेगा, ट्रू रेटिंग माइनस x2 दूसरे का एब्सोल्यूट एरर रहेगा, x3 बराबर xt माइनस x3 तीसरे का एब्सोल्यूट एरर रहेगा, और डेल्टा x4 xt माइनस x4 ये चौथे का एब्सोल्यूट एरर रहेगा, डेल्टा x5 xt माइनस x5 के पांचवें का एब्सोल्यूट एरर रहेगा, और सबको जोड़ के एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो ये भी करिए एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब डेल्टा x मीन आपने जो निकाला है सबका एब्सोल्यूट एरर निकाल के मीन लोगे और xt से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करोगे, ये परसेंटेज आएगा। क्या आपको मेथड समझ में आया? क्या आपको मेथड समझ में आया? मेथड समझ में आया? भाई ये मैं सच में गलत कर रखा है मैंने, मुझे ये सही करना पड़ेगा। मैं तो सीधा वही करके आ गई हूँ। चलो मैं दोबारा से करती हूँ। तो सर ने बोला कि ये जो है ये तो एक्स मीन है, ये तो मुझे पता था ये एक्स मीन है। अब मीन को ही हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं जब हमें ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होती। तो ये तो मुझे पता है कि एक्स ट्रू माइनस एक्स मेजर्ड इज इक्वल टू हमारा एरर आता है। तो ये मेजर्ड 1 ऐसा ना, हाँ। तो ट्रू वैल्यू मैं इसको सबको पूरे को सॉल्व करूँगी, मतलब इसको। तो 8 और 1 9 और 9 18 और 18 और 7 2 and 5 25 यहाँ और 2 कैरी विच इज़ 2 to 4 10 और 2 आ जाए ना, तो 2.1 और ये 5 है तो 5 और 1 6.25 डिवाइड बाय 5। इन सबका ये आएगी हमारी ट्रू वैल्यू विच इज़ 1.2 और यहाँ पे बचेगा 1.25 आ गई है भाई मेजर वैल्यू। अब हमें सबको 1.2 से माइनस करना है और इसमें आएगा एरर 0, इसमें आएगा एरर, और हमें मॉड लगा के निकालना है, मतलब नेगेटिव में नहीं निकालना है। 0.1 0.01, इसमें आएगा 0.02, इसमें आएगा 0.04, इसमें आएगा 0.03। ठीक है, अब हमारे पास सबके ये वाली वैल्यू आ गई। अब इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करना है। तो 4 और 3 7 8 9 और 1 10, तो 1 आया हमारे पास। 1 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय 5, तो दिस इज़ 0.02। ये हमारे पास आ गया एक एरर मीन, मतलब रिलेटिव एरर। रिलेटिव तो तब होता है जब मैं इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड, टोटल एरर से डिवाइड करती। तो ये आ गया मेरे पास मीन आया ना अभी। तो हाँ, मीन को मैं ट्रू वैल्यू से डिवाइड करूँगी तब ये रिलेटिव आएगा। रिलेटिव इन द ऑब्जर्वेशंस। एब्सोल्यूट एरर निकाल के मीन लोगे और xt से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करोगे, ये परसेंटेज आएगा। हाँ, ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। ट्रू वैल्यू आई थी 1.25, तो दिस इज़ 2/100 इंटू 125 इंटू 100। तो 100 को 100 से काट दो, तो ये 2/125 विच इज़, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और 4 ना, 2/5 विच इज़ इंटू 4। So this would be my 8/5, 1.6%. क्या आपको मेथड समझ में आया? क्या आपको मेथड समझ में आया? मेथड समझ में आया? इंटर रिलेटिव 5 रेटिंग दिया हुआ है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ देखते हैं। केमिस्ट्री में आपने सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना तो सीख लिया होगा। केमिस्ट्री में आपने सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना तो सीख लिया होगा। अब क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ जब आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन खत्म, यही करना। ठीक है, ये रिवीजन हो गया। नेक्स्ट जब सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल प्लेस के बाद, जिसमें सबसे आंसर में डेसिमल प्लेस पर, तो जब मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल होता है बाय सर्कुलर स्केल इन वन रोटेशन। रुको, ये नहीं चाहिए। अच्छा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो
तो जब हम वर्नियर कैलिपर की हमने पढ़ लिया, जब हम स्क्रू गॉज पढ़ते हैं तो स्क्रू गॉज में हमारे पास एक सर्कुलर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है, ठीक है। अब सर्कुलर स्केल में कितनी डिवीजन्स होती हैं? यूजुअली इसमें 100 डिवीजन्स होती हैं और ये 100 डिवीजन ये एक टर्न लेके हमारे इसकी एक रीडिंग के बराबर आता है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 1/100 MSD जो है वो सर्कुलर स्केल के बराबर होता है। फिर हम इसमें वैसा ही, इसमें क्या होता है, इसमें हमें करना होता है मतलब इसमें इसको वैसे वो पिच करके करते हैं, इसमें पिच होती है, पिच करके लीस्ट काउंट निकालना हो तो 0.01, तो 1 MSD अगर 1 MSD अगर 1 mm के बराबर है तो ये हो जाएगा 0.0 mm। हमारा लीस्ट काउंट ऐसे निकलता है। और फिर जो वैल्यू होती है मेजर्ड वैल्यू होती है उसमें प्लस करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट और फिर हमारी ट्रू वैल्यू आ जाती है, उसमें से z को माइनस करते हैं। तो इसमें होता है कि ये अगर यहाँ के ऊपर लेफ़्ट और राइट में है कहीं तो पॉजिटिव और के, अगर ये मतलब ऐसा ऊपर में है अबव बिलो है तो मेरे ख्याल से हम अबव और ये बिलो में ये अबव में है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो मैं अभी देखती हूँ। हाँ, और पिच होता है कि वही यार ये मतलब ये यहाँ और एक्चुअल मैं एक बार सर का सुन लेती हूँ। ऐसे जो आंसर्स हैं वो यही है। हाँ देखो ना, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट किसके बराबर है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच वही है, मेन स्केल का पिच होता है और सर्कुलर स्केल का दूसरा होता है, तो पिच मेन स्केल का होता है। मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट होता है, स्क्रू गॉज जो सर्कुलर डिवीजन होता है इसमें पिच, ये बोलते हैं पिच होता है एक रोटेशन में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं पिच। इज द डिस्टेंस। देखा, हाँ मैंने बोला ना, जो एक कवर करके हुए जो इतना वाला डिस्टेंस है, मतलब पिच इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रोटेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर किया आपने वो आपकी पिच हो गई, और ये पिच है और पिच को आपने डिवाइड किया, आपके पास टोटल कितनी सर्कुलर स्केल डिवीजन है? बाय सर्कुलर स्केल इन 1 रोटेशन। एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल जो डिस्टेंस चल जाता है उसी को क्या कहते हैं? पता है ऐसा क्यों है? मेरे को ये भी समझ में है, मेरे को पता है ये बात कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी एक रोटेशन मतलब आपका पूरा ऐसे और पूरा, और जितने यहाँ पे थे ये वाला वापस जब यहाँ तक आएगा तो मतलब यहाँ पे कौन कौन घूमा, यहाँ पे हर वो डिवीज़न घूमी जो प्रेजेंट है। तो इस पे कितनी डिवीज़न है और इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे मुझे पता चल जाएगा कि इसकी बीच का लीस्ट काउंट कितना है। तो इसकी कितनी डिवीजन्स हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स, और इसने कितना डिस्टेंस कवर करा। फाइनल रीडिंग लिखो, तो फाइनल रीडिंग लिखो मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल है मीटर स्केल उसका रीडिंग प्लस जो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई करती है, ये तुम्हारा फाइनल रीडिंग। ठीक है, फाइनल रीडिंग प्लस अगर 0 दिया हुआ है तो उसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 0 ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग। देखा सर ने क्या बोला अभी कि 0 एरर हमेशा सबट्रैक्ट होता है, तो मतलब ये फॉर्मूला गलत है। 0 एरर जो है वो सबट्रैक्ट होगा, यहाँ भी गलत है। 0 एरर जो है वो हमेशा सबट्रैक्ट होते हैं। 0 को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस हो गया। अगर तुम्हारा पॉजिटिव 0 है तो भी सबट्रैक्ट करो, देखा, तो भी सबट्रैक्ट करो। अगर तुम्हें 0 दिया हुआ है -0.3 तो यहाँ पे तो -0.3 फाइनली माइनस और माइनस ऐड तो प्लस हो या माइनस होने से 0 को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर, मेन स्केल रीडिंग 0 है, तो ये 0 में मेन स्केल रीडिंग मतलब यहाँ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करा है सर ने, तो मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। लेट्स सॉल्व इट गाइस। मेन स्केल रीडिंग हमें 0 एरर दे रखी है, सर्कुलर स्केल डिवीजन 52 है, ओके। 1 मेन स्केल डिवीजन इज़ 100, तो एक मेन स्केल को कवर करने के लिए उसकी 100 डिवीजन जा रही है, मतलब अगर वो एक रोटेशन करेगा तो 1/100 मैंने बोला उसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm। सर्कुलर स्केल पर डायमीटर ऑफ द वायर का डायमीटर कितना होगा? तो वायर का डायमीटर होगा मेन स्केल की रीडिंग जो कि 0 है, मेन स्केल की रीडिंग जो कि 0 है। और इसमें मुझे इसकी 52 डिवीजन्स दे रखी हैं, तो 52 × 0.01, तो ये और 0 एरर इसमें नहीं दे रखा, 0 एरर इसमें दे ही नहीं रखा है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100 ना, तो 0.52। आंसर मेरा सेंटीमीटर में है लेकिन मेरा आंसर तो mm में आ रहा है, तो मैं क्या कर दूँगी, इसको ना 10 से डिवाइड कर दूँगी 0.52 को, तो 0.052 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 है, तो यहाँ पे मतलब 1 mm बाई 100, तो 0.01 mm आपका क्या 52 0.01 mm, तो 100 से मतलब 0 में निकाला है। अब 1 mm क्या होता है सर? 1/10 सेंटीमीटर। तो आप क्या तो इसमें याद रखिएगा, नीट 2021 में 20 में 18 में 3 बार सवाल पूछा है, बड़ा आसानी से सवाल होता है। एक बार तो सवाल हद ही आसान पूछा, क्या सवाल पूछा पता है? उसने बोल दिया कि लिस्ट काउंट कितना है और सर्कुलर डिवीजन लिखना, तो पीछे बताओ भाई सब मजे हो जाएंगे इसके वाला। दूसरा सर्कुलर स्केल दे दिया, पीछे दे दिया लिस्ट काउंट, कुछ मजे हो जाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है, तो मजे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और, अगर यहाँ पे लिखा होता 0 -0.04 तो क्या करते हैं? साइन के साथ 0 यहाँ पुट करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्नियर कैलिपर्स होता है लिस्ट काउंट 1 MSD -1 MSD। 4-5 बार सवाल पूछा है सिर्फ। सर ने एक चीज़ नहीं बताई कि 0 एरर ऊपर में नेगेटिव लेते हैं, नीचे में पॉजिटिव, वैसे लेते हैं। तो
ये तो गलत बात है ना, चल पता नहीं, चल सर आपने अच्छा नहीं करा यार, मेरे को देखना पड़ेगा। मैं ChatGPT से पूछते हैं। तो गाइस ज़ीरो एरर का कॉन्सेप्ट ये, मतलब मैंने ट्रिक बना ली अब इसकी ज़ीरो एरर की। रुक जाओ, हाँ, तो ज़ीरो एरर की जो ट्रिक बनी है वो अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी है कि ज़ीरो एरर जो होगा वो ना ऐसा होगा कि देखो, जब सर्कुलर स्केल है तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है। मैं नहीं चाहती कि कोई इस रेफरेंस लाइन को क्रॉस करे। अगर कोई इस रेफरेंस लाइन को क्रॉस करेगा तो मैं उसे कहूँगी ये गंदा बच्चा, ये मैंने एक बाउंड्री बना दी, इसको क्रॉस नहीं करना। और कोई इसके नीचे है तो वो अच्छा बच्चा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा स्क्रू गॉज का। वर्नियर कैलिपर में मुझे कैसे करना है, वर्नियर कैलिपर में तो बहुत ईजी है। ये देखो, ये हमारे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर आप इसके राइट साइड में, मतलब आप पॉजिटिव नंबर लाइन पे हो, अगर आप इधर साइड पे तो मतलब आप नेगेटिव साइड पे। तो कहाँ पे जीरो एरर कितना लेना है, यू कैन इजीली गेस दैट। मेन होता है स्क्रू गॉज में, इसका तो इंसान बता ही सकता है लेफ्ट राइट का। तो इसमें राइट मतलब बिलो, मतलब आप नीचे हो अभी भी, आप सबकी बातें मान रहे हो, और अगर आप अबव चले गए तो वो आप पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ इसी कंसेप्ट पे कि एक रिलेशन दिया होता है एमएसपी और डीएसपी के बीच में, और लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट होता है 1 एमएसपी माइनस 1 एमएसपी। इसमें भी रेटिंग लेते हैं एमएसआर नैनोमीटर, 1 एमएसपी इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। तो n एमएसपी फिर देखो यार, ये क्या बुरा सा आया है जब देखो ऐड आ जाती है इनटू एमएसपी। तो 1 बटा n प्लस 1 एमएसपी, 1 बटा n प्लस 1 ये आंसर है। समझ में आ गया क्या, मोटा मोटा सब कुछ प्लस 1 एमएसपी। एमएसपी की वैल्यू ये रही 0.1 नैनोमीटर। इसको चेंज करके बनाना पड़ेगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे कभी सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछा है डायरेक्टली एवरेज स्पीड ऑन वेलोसिटी 2023 2001। चलो भाई, एक चैप्टर हो गया। तो वेक्टर भी मैं कर लिया, बेसिक मैथ भी कर लिया, यूनिट एंड डायमेंशन भी कर लिया। भाई 30 चैप्टर हैं, 3 ही हुए हैं अभी तक। चलो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सर का बाद में सुनेंगे, पहले एक बार पूरा चैप्टर खुद से रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक बार सर का सुन लेंगे और फिर मैच कर लेंगे। चलो भाई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहले खुद सारे फार्मूलाज लिख के देखते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो होती है 2r साइन थीटा बाय 2। डिस्टेंस होता है r थीटा, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या सीन है वो सबको पता है। बेसिक मेन फार्मूला पे आते हैं। एक होता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें दो डिस्टेंस दे रखे हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर, मतलब ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी क्या है, मतलब डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस x है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x/t। ये t1 है और ये t2 है, ऐसे समझ लो। t1 + t2 जो है वो टोटल डिस्टेंस है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, v1 और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो बेसिकली इसका आंसर होता है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और जो टाइम इक्वल होता है उसका होता है v1 + v2 डिवाइड बाय 2। हाँ देखा, 2v1 + v2 और इक्वल टाइम का होता है v1 v2 डिवाइड बाय 2। तो ये देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये। अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2, और अगर ये हो तो v1 + v2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2023 में आया था। हाफ डिस्टेंस कवर करा है v से और रिमेनिंग कवर करा है 2v से, ठीक है। तो 4v² डिवाइड बाय v1, 2v1 v2 इंटू v1 + v2 दैट इज़ 3v। v से v काट दिया, 4v/3 इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम का। और फिर इंटीग्रेशन करके इसका ये सीन है कि x/t को अगर आप करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी बाय टाइम को करोगे तो एक्सेलरेशन आएगी। इंटीग्रेट करोगे a dt को तो वेलोसिटी आएगी, इंटीग्रेट करोगे क्या कहते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम को तो डिस्प्लेसमेंट आएगी। इसका जो ये स्लोप है वो ये देती है, और इसकी जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देती है। एरिया और टाइम का जो एरिया है ग्राफ का वो ये देता है, और इस ग्राफ का एरिया ये देता है। तो ये हो गया। अब ये इसका देखो 12, 15, 16, 5, तो देर आर चांसेस कि इससे सवाल पूछ ले जाए। तो ये पोजीशन है मेरे पास, और मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ अगर टाइम 1 सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। तो पहले इसको वेलोसिटी बतानी है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर आएगा 4 + 4t² i कैप और यहाँ j कैप, ठीक है। आप टाइम पुट कर दो 1 सेकेंड तो आएगा 4i कैप + 4j कैप,
आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बतानी है। 4 आई कैप और 4 जे कैप, मतलब 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 4√2 और एक्स से बताना है तो 45 डिग्री फ्रॉम एक्स, 4√2 45 डिग्री। ये रहा। हाँ, अब ये देखो, ये एक इंटीग्रेशन का बढ़िया सा सवाल है, लेट्स सॉल्व इट। वेलोसिटी दे रखी है और आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो वी डी टी इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो इसको 1 सेकेंड से लेके 0 से लेके वी तक, तो हाँ मतलब ठीक है, वेलोसिटी वो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो इट इज़ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस बी टी क्यूब डिवाइड बाई 3, ये आएगा मेरा डिस्टेंस, ये हो गया मेरा एक्स। अब इस एक्स को मेरे को वो करना है 1 2 और 1 इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर यहाँ 1 से लेकर 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ए और 2 को कॉमन निकाल के अपर लिमिट दैट इज़ 4 माइनस 1 प्लस बी बाई 3 अपर लिमिट दैट इज़ 8 माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज़ 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, 3 बाई 2 प्लस 7b बाई 2, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है एक्सेलेरेशन का, v dv बाई डी एक्स। जब एक्सेलेरेशन को डी एक्स की टर्म में करना हो तो v dv बाई डी एक्स, इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अगर आप देखो तो dv बाई डी एक्स, मतलब ये देखो ना, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, dv, तो dv बेसिकली मुझे क्या चाहिए, v बाई डी टी चाहिए ना, तो 1 बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो गया ना, तो ये 1 बाई डी टी तो है, v डिवाइड बाई डी टी तो था वो, तो इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो v डी वी बाई डी एक्स लेके देखते हैं। एक पार्टिकल है जहाँ पे वेलोसिटी है बीटा x माइनस 2n, अब मैं इसे v डी वी बाई डी एक्स, तो इसको ऐसे ही रखूँगी और इसको दूसरे में v डी वी बाई एक्स के टर्म्स में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो वो हो जाएगा माइनस 2n बीटा x माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। तो बीटा का बीटा माइनस 2n बीटा स्क्वायर, ये मैंने तो लिख दिया, वन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 2n प्लस माइनस माइनस 2n प्लस माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर x माइनस 4n माइनस 1। चलो ये भी हो गया। अब ग्राफ मैंने बताया, ये जो इसका ग्राफ है ये मुझे बताता है 23 भी होगा 25 नहीं सर, क्या बोल रहे हो। हाँ, तो ये जो है इसकी स्लोप मुझे स्पीड वेलोसिटी या स्पीड एवरेज स्पीड जो भी आप कहना चाहो वो दे देता है। अब इसने रिमेनिंग डिस्टेंस भी तो उसका पूछा है, तो इसकी स्लोप क्या होती है, tan थीटा होती है ना स्लोप, तो tan 30 और tan 45 मुझसे नहीं ये कह रहे हैं कि अगर आधा डिस्टेंस v से करा एवरेज स्पीड, अरे क्वेश्चन अलग है, ये स्लोप बतानी, ये क्वेश्चन किसी और का उठाकर इसमें डाल दिया है। बस इसका आंसर मैं बताती हूँ क्या होगा। 30 डिग्री को 45 डिग्री से रिलेट करना है, तो 30 डिग्री का होता है 1/√3 और 45 डिग्री का होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/35 दैट इज़ 1:√3। चलो आगे। अब मुझे बताना था पोजीशन टाइम एक्स टी ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। देखो एक्स और टी की वो क्या देती है, हमें वेलोसिटी देती है, तो एक्सेलेरेशन अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो ये पॉजिटिव आ जाता है। बट लेट मी मतलब मैं इससे वेलोसिटी निकालती हूँ और फिर लेट्स सॉल्व दिस। तो ये एक हो सकता है क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है वो सीधा इंक्रीज़ कर रही है, और ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, तो एक्सेलेरेशन भी लेट्स अज्यूम कि वो भी नेगेटिव ही होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला ग्राफ किसके लिए होता है, एक्स स्क्वायर के लिए, तो यहाँ से मतलब मेरी स्लोप वेलोसिटी का स्लोप जो है वो कैसी आ रही है, जो मेरी स्लोप है वो स्क्वायर में होगी, मेरी मतलब इसका स्क्वायर होगा इसके, तो वो वैसा भी नहीं है। और ये देखो ये होगा हाफ का, ये भी नहीं, तो आई थिंक ये होगा सही आंसर, 4th ऑप्शन।
ये रूट का होता है, ये स्क्वायर का होता है, और ये होता है नेगेटिव का। तो मुझे पॉजिटिव चाहिए तो ये होगा उसका। अब मोशन की इक्वेशन पे आ जाते हैं। जब भी एक यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा मतलब इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल्स और ये सब चीज़ें, जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा बेसिकली, तो हम 4 इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as, और एक क्या कहते हैं s जो कि डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक एस एन एथ की आती है, एस एन एथ इज़ इक्वल टू, उसमें u को हम वो मान लेते हैं, टाइम को हम 1 सेकेंड मान लेते हैं, तो u प्लस 2n-1 a डिवाइड बाई 2, तो ये एस एन एथ सेकेंड की आती है, और एक एवरेज वेलोसिटी या स्पीड की आती है v प्लस यू डिवाइड बाई 2, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v डिवाइड बाई 2। और हाँ, और डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी कहते हैं एवरेज, अगर डिस्प्लेसमेंट एवरेज निकालनी हो तो v प्लस यू डिवाइड बाई 2 विच इज़ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। ये रही सारी की सारी इक्वेशंस। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, मतलब u0, मूविंग विद द एक्सेलेरेशन 4/3, हाँ ठीक है, थर्ड सेकेंड में, विद द एक्सेलेरेशन इन थर्ड सेकेंड, तो वो थर्ड बोला उसने, मतलब मुझे एस एन एथ बताया, तो एस थर्ड इज़ इक्वल टू व्हाट वी कॉल इट, u जो कि 0 है, विच इट वुड बी a/2 2n-1। हाँ, n जो है वो थर्ड है यहाँ पे, मुझसे डिस्टेंस ही पूछा ना, हाँ, तो s जो है वो थर्ड है यहाँ पे, तो a कितना है, a हमारा हो जाए, a दे तो रखा है 4/3, तो ये 4/6 हो जाएगा, 4/6, और ये 6-1 इंटू 5, इट वुड बी 20 डिवाइड बाई 6, हाँ वही 10/3। अच्छा, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, हाँ ठीक है, तो उसने अपनी वेलोसिटी 10 से ये कर दी, तो ये मेरा u है, ये v है। आफ्टर पासिंग इनटू वाइल पासिंग थ्रू डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड होगा ना, इन 2 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ t इज़, इन t सेकेंड होगा यार, इन t सेकेंड, ओके दैट्स ऑल। तो इसको मैं बड़े बढ़िया तरीके से करूँगी, मुझे लग रहा है यही है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगी सबसे पहले मैं, तो v माइनस यू दैट इज़ 10 इज़ इक्वल टू a इंटू टी, ए टी, चलो ये ए टी का मेरे को पता चलेगा कि ए टी का मतलब ये है 10 है, ए टी का मतलब, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं ये लगाऊंगी, s इज़ इक्वल टू यू टी, हाँ ओके, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ए टी स्क्वायर मतलब ए टी इंटू टी, तो s इज़ इक्वल टू यू इज़ 10 टी प्लस हाफ, ए टी का नंबर है 10 इंटू टी, हाँ सही है, तो ये हो जाएगा 5, तो s इज़ इक्वल टू 10 टी प्लस 5 टी, s इज़ इक्वल टू 15 टी, s मुझे पता है 135 है, 135 डिवाइड बाई 15 इज़ इक्वल टू दिस विल बी 3, दिस इज़ 2 and 3 7 27, दिस इज़ 9 सेकेंड लगेंगे। अब मोशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ड्रॉप का, ये का, तो गाइस आई एम टेकिंग टू हैव अ लंच ब्रेक, मैं ये अपलोड करके, तो अभी ये कितना रह गया, ओके 1 अभी है थोड़ा, न्यूटन लॉस नहीं 2D में ना, कितने 1 2 3 4 5 फार्मूलाज रह गए, मेरी फाइनल रिवीजन चल रही है, 5 फार्मूलाज रह गए, तो आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय।